और उसकी इसमें बहुत निर्मम आलोचना है खिलाफत आंदोलन की। तो खिलाफत मूवमेंट से हमारे यहाँ बहुत से लीडरशिप निकली है, खुद रफ़ी साहब भी खिलाफत मूवमेंट में भी थे, और तमाम लीडरशिप ऐसी रही है जो खिलाफत मूवमेंट में रही है। और इस किताब में खिलाफत मूवमेंट के लिए जो आपने लिखा है उस पर ही हमारा सवाल है ना। हम तो हैं साथ आस्था की मर्यादा में, आप लिखते हैं गांधी जी के अनेक विचारों से असहमत हुआ जा सकता है, खिलाफत का समर्थन करने जैसी अनेक गलतियों की आलोचना की जा सकती है, की ही जानी चाहिए। राष्ट्रीय आंदोलन से मुसलमानों को जोड़ने की राह खिलाफत के बजाय आरंभिक आधुनिक काल के भारतीय इस्लाम से होकर गुजर सकती थी। यह उन भटकाव से बचा लेती जिसके कारण भारत के हिंदू और मुसलमान बंटवारे तक जा पहुंचे। फिर वहीं आपने हिंदू सनातन हिंदुत्व गांधी व सावरकर में लिखा है, चौरी चौरा की हिंसा रोग नहीं, रोग का लक्षण मात्र है। आप कहते हैं मेरा अनुमान है गांधी जी खुद खिलाफत के असहयोग आंदोलन के साथ नत्थी करने को ही हिमालयवत भूल मानने के निष्कर्ष पर पहुंच चुके थे, अवसर तलाश रहे थे राष्ट्रीय आंदोलन को एक प्रतिक्रियावादी राजनीतिक धार्मिक संस्था से अलग करने का। आप लिखते हैं कि खिलाफत के प्रसंग से भारतीय राष्ट्रबोध की समस्या का अत्यंत महत्वपूर्ण पहलू भी सामने आया कि मुसलमानों के लिए प्राथमिकता क्या है, दीन या वतन। ये सवाल कुछ कुछ वैसे ही है कि पहले संविधान या पहले इस्लाम। तो हमारा ये है कि इस पूरी खिलाफत आंदोलन की ऐसी आलोचना करते हुए, और ये सवाल जो दो चार होते हैं मुसलमान उस वक्त भी थे, आपने उसे कटघरे में किया है, तो आपको खिलाफत आंदोलन में ऐसी क्या कमी लगती है और ऐसी क्या चीज़ें हैं वो थोड़ा सा स्पष्ट। और बेसी का सवाल ही नहीं है। खिलाफत, एक बात यह है कि खिलाफत आंदोलन से जो नेता जुड़े और उससे जो नेता निकले और महत्वपूर्ण हुए, उनके महत्व, उनकी ईमानदारी और उनकी बुद्धिमत्ता पर कोई संदेह भी नहीं है। सवाल ये है कि खिलाफत की संस्था कितनी प्रासंगिक थी और क्या उसको भारतीय स्वाधीनता आंदोलन के साथ जोड़ देना सही था। मेरी चिंता ये और कुछ नहीं है। आपने जो सवाल पूछे उसके जवाब की शुरुआत में अंत से करना चाहता हूँ। मैंने इसमें दादा धर्माधिकारी की 1946 में छपी पुस्तक से कोट किया है। उस पुस्तक का शीर्षक था मानवनिष्ठ भारतीयता, जिसमें उन्होंने बताया कि किस तरह यूरोप के नेशनलिज्म से, ये ध्यान दीजिए दोस्तों कि ये पोस्ट सेकंड वर्ल्ड वॉर समय था और उस पोस्ट सेकंड वर्ल्ड वॉर में नेशनलिज्म हैड बिकम अ डर्टी वर्ल्ड, क्योंकि जो कुछ जापान और जर्मनी ने किया वो नेशनलिज्म के नाम पर किया था। तो हमारे जैसे जो स्वाधीनता आंदोलन थे, जो राष्ट्रवाद के फ्रेमवर्क में चल रहे थे, उनके सामने एक समस्या थी कि अपने आप को थोड़ा सा क्लियर करें। तो दादा धर्माधिकारी ने किताब लिखी और उसका नाम था मानवनिष्ठ भारतीयता, और अंग्रेजी में शीर्षक उसका दिया ह्यूमन इंडियन नेशनलिज्म, मानवीय भारतीय राष्ट्रवाद। उसमें एक मैं करना चाहता हूं कोट, इसी प्रकार का स्वतः, वो बात कर रहे हैं आज़ाद हिंद फौज की, नेताजी सुभाष चंद्र बोस की आज़ाद हिंद की फौज की बात कर रहे हैं, और वो बात करते करते वो याद करते हैं इसी प्रकार का स्वतः स्फूर्त एक्ट के 1920 के खिलाफत आंदोलन के वक्त भी दिखाई दिया था, परंतु उसमें मुसलमानों की राष्ट्र भावना की अपेक्षा धर्म भावना प्रबल थी। इसीलिए वंदे मातरम का घोष होते ही अल्लाह अकबर का घोष होने लग जाता था। सुभाष बाबू की फौज का एक्ट के खालिस राष्ट्रीयता की भूमिका का था, ध्यान दीजिएगा। इसलिए वहां वंदे मातरम भी नहीं, अल्लाह अकबर भी नहीं, दोनों की जगह ली जय हिंद के सामान्य घोष। यह भी सोचने की जरूरत किसी ने नहीं समझी कि आजाद हिंद फौज में शब्द प्रयोग हिंदी है या हिंदुस्तानी। आपसी संपर्क की इच्छा से सामान्य भाषा अपने आप निकल आई। दादा धर्माधिकारी लिख रहे हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण इसलिए है, अब मैं आता हूं इस पर। खिलाफत थी क्या, खिलाफत का इतिहास क्या था, और खिलाफत खलीफा जो हैं वो एक्सेस पावर के साथ थे, टर्की। अब आप हार गए, और पहले विश्व युद्ध की हार के बाद जिस तरह की शर्मनाक शर्तें जर्मनी पर थोपी गईं, और माना जाता है, इतिहासकार मानते हैं कि सेकंड वर्ल्ड वॉर का एक कारण वो शर्मनाक शर्तें भी थी। तो उस समय ये जो सारी इंपीरियलिस्ट पावर्स थीं, ब्रिटेन, फ्रांस, रसिया, ये इतने जोम में थीं और इतने जोश में थीं कि न जर्मनी की परवाह नहीं थी, टर्की की क्या परवाह करते। तो इन्होंने ना केवल उस तरह की शर्तें थोपनी शुरू की और टर्किश एम्पायर के टुकड़े टुकड़े करने शुरू किए। जो इस्लाम के उद्गम स्थल हैं और जो महत्वपूर्ण इलाके हैं, वो साउद नामक एक
कबीले को या एक हाउस को सौंप दिए गए और नतीजा ये निकला कि एक नया देश पैदा हो गया, सऊदी अरेबिया। इसी तरह बाल्कनाइजेशन कर दिया, सारे दक्षिण यूरोप को जो है वो तुर्की से अलग कर दिया। ये सब दुखद था, ये बुरा था, लेकिन इससे भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का क्या लेना देना। दूसरी बात ये जो मैंने इस किताब में लिखी है, कैटेगरिकली मैं फिर से कहूं कि अपनी बहुत सीमित जानकारी के साथ कह रहा हूं, 19वीं सदी के पहले हिंदुस्तान के मुसलमानों के रूलिंग एलीट ने या कल्चरल एलीट ने खिलाफत को कितना महत्व दिया। हिंदुस्तान का कौन सा मुगल बादशाह था जिसने खिलाफत से, खलीफा से वैलिडेशन की तलब की? कौन सा मुगल बादशाह था जिसने कहा कि हमारे यहां एक इस्लामी हुकूमत चल रही है, हे खलीफा आप हमें वैलिडेट कीजिए? प्लीज टेल मी। मुगल शासक अपने आप को खलीफा के बराबर ट्रीट करते। अकबर पर तो आरोप ये था उनके जमाने में भी, उनके बाद भी, कि वो तो अपने आप को पैगंबर, उन्होंने दीन इलाही चलाई दिया था और उसके पैगंबर बन गए थे। उसके बाद भी जो मुगल शासक थे, जहां तक मेरी जानकारी है, भारत के मुस्लिम धर्मावलंबी शासकों में से केवल एक मोहम्मद तुगलक ने खलीफा के दूत को निमंत्रित किया था और वो आए थे, दौलताबाद गए थे। वहां भी वैलिडेशन नहीं मांगा जा रहा था, संबंध बनाए जा रहे थे, डिप्लोमेटिक रिलेशन। 19वीं सदी में जब 1857 का स्वतंत्रता संग्राम कहिए या म्यूटनी कहिए वो विफल हुआ, तो उसके बाद, मैं उस विस्तार में नहीं जाना चाहता, उसके बाद खोज खोज के ऐसी चीजें हाईलाइट की गई और हमने इंटरनलाइज की, हमारे पुरखों ने, जो समानता की जगह भिन्नता को रेखांकित करती है। आप देखें, इतिहास को देखें अगर, तो खिलाफत और खलीफा तब से महत्वपूर्ण होना शुरू हुई। इसीलिए मैंने वो संकेत किया है कि आरंभिक आधुनिक कालीन जो संस्कृति थी, जो सभ्यता थी, और इवन जो रूलिंग क्लास की हिस्ट्री थी, यानी मुगल या दूसरे गैर मुगल मुस्लिम शासक, आप उनसे भी तो प्रेरणा ले सकते थे। आपने खिलाफत के सवाल को राष्ट्रीय आंदोलन से जोड़ दिया, और ये तब जबकि स्वयं तुर्की में खलीफा का कोई नाम लेवा पानी देवा नहीं बचा था। और खिलाफत आंदोलन की सबसे विडंबनापूर्ण स्थिति यह थी कि विजेताओं ने तो फिर भी खलीफा की प्रतीकात्मक सत्ता बनाए रखी थी। ब्रिटेन, फ्रांस ने खलीफा की प्रतीकात्मक सत्ता बनाए रखी थी। मुस्तफा कमाल पाशा ने उसकी भी छुट्टी कर दी, खिलाफत का इंस्टीट्यूशन ही डिमोलिश कर दिया। कहां खड़े हैं? तो इट वाज अ ग्रेट ब्लंडर। मतलब मैं कहता हूं इस बात को कि हिमालयन ब्लंडर चौरी चौरा नहीं था, सपोर्ट। अभी मैंने अनुमान लगाया है कि गांधी जी ऐसा मानने लगे थे। ये इतिहासकार लोग ऐसी थोड़ी शरारतें करते हैं। अभी अनुमान लगाया है, कल को कंफर्म कर दूंगा तो लिख दूंगा कि मानते थे। अभी मैं कंफर्म नहीं कर पाया हूं, लेकिन मैं तो निश्चित रूप से मानता हूं इट वाज अ ब्लंडर। और उस ब्लंडर के दूरगामी नतीजे, जिसकी ओर दादा धर्माधिकारी बहुत सूक्ष्म संकेत कर रहे हैं। जब खिलाफत की संस्था खत्म हो गई, आम मुसलमान को समझ ही नहीं आया कि क्या हो गया। खिलाफत के समर्थक या विरोधी जो मुस्लिम लीडरशिप, अगर आप मुस्लिम लीडरशिप को स्टडी करें, मौलाना आजाद कहां खड़े थे खिलाफत के सवाल पर? मौलाना आजाद तो ऑटोमन, वो मतलब कमाल पाशा के साथ थे। कमाल पाशा की संसद में बोलते हुए उनके मंत्रियों और नेताओं ने कहा था कि भारतीय मुसलमान जो हैं वो खिलाफत की बात करके हमारा नुकसान कर रहे हैं। मौलाना आजाद ने जब खिलाफत की एवोल्यूशन के पक्ष में लेख लिखा तो टर्की में उसको पैम्फलेट बना के बांटा गया कि साहब बहुत जाना माना इजिप्ट का पढ़ा हुआ मौलाना जो है हमारी पॉलिटिक्स का समर्थन कर रहा है। तो खिलाफत क्वेश्चन वॉज अ कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन। और मैं पर्सनली ये मानता हूं कि सही है, मुसलमानों को और हिंदुओं को साथ लाना जरूरी था, क्योंकि 57 के बाद पहले मुसलमानों पर ब्रिटिश स्कोप टूटा, फिर हिंदुओं पर टूटा, और एक स्थिति ऐसी बना दी गई कि कल्चरल एलीट के स्तर पर हिंदू कल्चरल एलीट मुसलमान को दोष देने लगा, मुसलमान कल्चरल एलीट हिंदू को दोष देने लगा। गांधी जी इस समस्या को देख पा रहे थे और वो ये जानते थे, और बिल्कुल सही जानते थे, कि इन दो डोमिनेंट कम्युनिटीज को और इनके एलीट्स को साथ लाए बिना आज़ादी मुमकिन नहीं है। उन्हें खिलाफत में एक अपॉर्चुनिटी थी। मुझे लगता है वो अपॉर्चुनिटी वहां देखना गलत था। और तरीके हो सकते थे और इंतजार किया जा सकता था। खिलाफत में वो अपॉर्चुनिटी देखना गलत था, क्योंकि खिलाफत एज एन हिस्टोरिकल इंस्टीट्यूशन वाज अनटेनेबल, इट वाज ऑलरेडी आउटडेटेड। और उस समय के अंतर्राष्ट्रीय माहौल में ये उम्मीद करना कि हिंदुस्तान के मुसलमानों के दबाव के कारण विजय के अहंकार में डूबे हुए